कहानी की शुरुआत में हम 20 साल की लड़की आन्या को देखते हैं जो रूस के एक शहर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम जेन्या है जो एक स्विमिंग कोच है जो लोगों को फिटनेस टिप्स दिया करता था, इसीलिए उसे फिट लोगों के बीच रहना ही ज्यादा पसंद था। जब वो आन्या से मिला था तब वो काफी स्लिम थी, एकदम जीरो साइज, लेकिन धीरे धीरे उसका वजन बढ़ने लगा क्योंकि वो एक बेकरी में काम करती थी जिससे हमेशा खाने से घिरी रहती और उसकी भूख एक खाली कुएं की तरह हो चुकी थी। एक दिन उन्हें एक दोस्त की शादी में जाना होता है। आन्या अपने पुराने कपड़े पहनने की कोशिश करती है लेकिन वे अब उसे फिट नहीं आते, कुछ कपड़े तो फट भी जाते हैं। वो खुद को समझाती है कि कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन उसका मोटापा साफ नजर आ रहा था। जेन्या को भी यह फर्क महसूस होता है, इसीलिए वो भी उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। अब फाइनली आन्या एक ड्रेस पहन लेती है जिसमें वो ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन जब जेन्या ने उसे देखा तो उसका चेहरा उतर जाता है। वो उसे शादी में ले जाना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ उसके सभी फिटनेस इंडस्ट्री वाले दोस्त होंगे। वो उसे इशारों में समझाता है कि शायद उसे घर पर ही रहना चाहिए। आन्या भी महसूस करती है कि वो उसे साथ ले जाना नहीं चाहता, इसीलिए वो खुद ही कह देती है मैं घर पर ही रुकूंगी और एक पिज्जा ऑर्डर कर लूंगी। जेन्या राहत की सांस लेता है और कहता है कि मैं जल्दी दोस्त को बधाई देकर लौट आऊंगा और फिर हम साथ में अच्छा वक्त बिताएंगे। लेकिन जब आन्या उसे किस करने की कोशिश करती है तो जेन्या मुंह फेर लेता है और कहता है मेरी शर्ट गंदी हो जाएगी। ये सुनकर आन्या के दिल को गहरा धक्का लगता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। जेन्या के जाने के बाद आन्या आरामदायक कपड़े पहनती है और वजन नापती है। वो अब पूरे 76 केजी की हो चुकी थी, पर वो खुद को दिलासा देती है मैं स्लिम हूँ और मैं जैसी हूँ लोग मुझे वैसे ही पसंद करते हैं। और वो वापस तला हुआ खाना बनाते हुए फेसबुक स्क्रॉल करने लगती है। तभी उसे जेन्या की शादी की तस्वीरें दिखती है। एक ग्रुप फोटो में कई सारी लड़कियां होती है और वो सब स्लिम और फिट होती है। आन्या खुद की उनसे तुलना करने लगती है और फिर उसकी नजर एक वीडियो पर टिक जाती है जिसमें क्रिस्टीना नाम की लड़की जेन्या के गाल पर किस कर रही होती है। इससे आन्या के दिल पर एक गहरा धक्का लगता है। वो तुरंत शादी में जाने का फैसला करती है। वो कपड़े चेंज करती है और दौड़ते हुए अपनी बेस्ट फ्रेंड नेटली के पास आ जाती है जो अपने शानदार कार में उसे लेने आई थी। जब वो आन्या को इतने महीनों बाद देखती है तो खुद चौंक जाती है और उसे पीछे मुड़ने को कहती है। वो समझ जाती है आन्या का वजन बढ़ चुका है। आन्या कहती है कि अगर मैं इतनी बुरी लग रही हूँ तो तुम मुझे बता सकती हो, जिस पर वो मजाक में कहती है कि तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो मुझे ये पेड़ लग रहा है। आन्या उदास हो जाती है तो नेटली उसका चेहरा पकड़कर कहती है तुम्हें अपने आप पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, तुम अब भी सबसे खूबसूरत हो। और अब दोनों मेरी झोल की तरफ निकल जाती है। कुछ ही समय में नेटली उसे होटल के बाहर छोड़ देती है। शादी में पहुंचते ही आन्या देखती है जेन्या क्रिस्टीना के साथ मजे से डांस कर रहा होता है। ये आन्या को बिल्कुल भी रास नहीं आता। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनके बीच चली जाती है। जेन्या थोड़ा हैरान होता है लेकिन डांस करता रहता है। क्रिस्टीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों एक टेबल पर बैठते हैं। आन्या फिर से खाना खाने लगती है और पूछती है तुम उस लड़की के साथ क्यों नाच रहे थे। जेन्या बात टालने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस सभी के बीच डांस कर रहा था। लेकिन आन्या जब ज्यादा दबाव डालती है तो गुस्से में बोल पड़ता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, तुम बस दिन भर खाती रहती हो। मैं ये बात बहुत पहले से कहना चाहता था, बस मुझे सही मौका नहीं मिला। आन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो जेन्या कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती है, जब हम पहली बार मिले थे तुम बिल्कुल अलग थी। आन्या कहती है कि मैं एक पेस्ट्री शेफ हूँ, दिन भर खाने के बीच उलझी रहती हूँ। जेन्या कहता है कि तुम्हें अपने खाने पर कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन तभी नवविवाहित जोड़ा उनके पास आ जाता है। दूल्हा आन्या से पूछता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। माहौल अब और भी बिगड़ जाता है। आन्या फुट फुट कर रोना चाहती है। जेन्या कहता है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं और वो उसे अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। आन्या टूट चुकी होती है। वो चुपचाप बस से अपनी माँ के घर की तरफ निकल जाती है। घर पहुँचने पर उसकी माँ शिमोन नाम के आदमी के साथ होती है जिसे वो डेट कर रही होती है। शिमोन बताता है कि वो एक हार्वेस्टर ऑपरेटर है। थोड़ी देर बाद उसके साथी उसे बुलाने आते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। आन्या अपनी माँ ओल्गा को रोते हुए बताती है कि जेन्या ने मुझे छोड़ दिया, उसने कहा मैं मोटी हो गई हूँ। माँ उसे दिलासा देने की कोशिश करती है तुम मोटी नहीं हो, बस तुम्हारी हड्डियाँ बड़ी है। लेकिन ये बात आन्या को और भी ज्यादा तोड़ देती है। माँ कहती है तुम मेरे साथ रह सकती हो। आन्या जवाब देती है मुझे वो शिमोन बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। माँ कहती है हाँ उसकी हरकतें अजीब है लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है, कम से कम तुम्हारे पिता की तरह मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा। रात को आन्या सोफे पर लेटी होती है लेकिन माँ के तेज खर्राटों की वजह से नींद नहीं आती। वो मोबाइल में पुरानी तस्वीरें देखने लगती है और सोचती है वो पहले कितनी अलग थी। अगली सुबह आन्या अपनी दोस्त के घर आ चुकी
थी वो बालकनी में लेटकर ब्रेकअप की बातें करती है। नेटली उसे बताती है जेनिया तुम्हारी सारी चीजें मेरे घर पर छोड़ गया, पर तुम कुछ दिन हमारे साथ रह सकती हो जब तक नया घर नहीं मिल जाता। नेटली उसे दिलासा देती है, लेकिन आन्या की आंखों में अब भी वही दर्द है। वो अब भी बस रोना चाहती है और वही बातें दोहराती है। नेटली का हस्बैंड डिमास भी उसे खुश करने की कोशिश करता है। तुम पूरे शहर की सबसे मोटी खूबसूरत लड़की हो, लेकिन इससे आन्या को जरा भी अच्छा नहीं लगता। वो पूरी रात बालकनी में करवटें बदलती हुई गुजारती है। सुबह नेटली उसके पास आती है और वो उसे बातों ही बातों में बताती है कि मेरी दोस्त वालका तुमसे भी ज्यादा मोटी हो गई थी। उसका बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़ गया, लेकिन उसने रोने के बजाय जिम ज्वाइन किया। सिर्फ 1 महीने में वो पतली हो गई और जब उसका बॉयफ्रेंड वापस आया उसे पछताना पड़ा। आन्या कहती है मेरे पास जिम ज्वाइन करने के पैसे नहीं है। नेटली मुस्कुराकर कहती है इस शहर में 20 जिम है, हर जिम 1 हफ्ते का फ्री ट्रायल देता है। तुम एक एक करके सब जिम ट्राई कर सकती हो बिना पैसे खर्च किए। आन्या पहली बार थोड़ी सी हिम्मत से उसकी तरफ देखती है। अगली सुबह आन्या खुद को मोटिवेट करती है, 1 गिलास पानी गटकती है और पहली बार जिम जाती है। वो मशीनों को समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसके लिए ये आसान नहीं होता। ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए वो फिसल पड़ती है और नीचे गिर जाती है और फिर सारी मेहनत कुछ ही देर में बेकार हो जाती है, क्योंकि जिम के 1 घंटे के बाद ही वो कैफे में बैठी फास्ट फूड खा रही होती है। नेटली उसी कैफे में काम किया करती थी। वो गुस्से में उसका बर्गर फेंक देती है और कहती है अगर तुम खुद पर काबू नहीं रखोगी तो कभी वजन कम नहीं कर पाओगी। आन्या जवाब देती है मैंने आज बहुत कैलोरी बर्न की है। नेटली गुस्से में कहती है सिर्फ एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा, तुम्हें खाने पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। घर लौटकर आन्या अपने पूरे शरीर पर लोशन लगाती है, फिर खुद को प्लास्टिक रेप में लपेट लेती है इस उम्मीद में कि शायद इससे उसका वजन थोड़ा कम हो जाए, लेकिन खाने पर उसका कंट्रोल अब भी नहीं था। वो पूरा चिप्स का पैकेट खा जाती है। आधी रात को जब वो फ्रिज से खाना निकालने जाती है नेटली उसे पकड़ लेती है। अगले दिन आन्या ठान लेती है अब कोई अनहेल्दी चीज नहीं खाएगी, लेकिन ये आसान नहीं था क्योंकि वो एक बेकरी में काम करती थी। जब वो एक केक पर आइसिंग लगा रही होती है तो गलती से उंगली से आइसिंग चाट लेती है और इसकी भरपाई के लिए वही 10 स्काउट से लगा देती है। पूरा दिन वो लजीज खाने की खुशबू से घिरी रहती है। सभी को खाते देख उसका मन ललचाता है, लेकिन वो खुद को रोकती है। लेकिन जब वो एक केक के साथ अकेली होती है वो उसे घूरती रहती है और खुद को बहलाने के बहाने ढूंढती है। आखिरकार वो हार जाती है और आधा केक एक ही बार में फिनिश कर देती है। आन्या को एहसास होता है वो अकेले इस लड़ाई को नहीं जीत पाएगी। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की तलाश करती है, ऐसे लोगों का ग्रुप जो खाने की लत से जूझ रहे हो, और उनकी मीटिंग में शामिल होती है। इसी मीटिंग में एक लड़का भी आता है, कोल्या। आन्या खुद को मोटी नहीं मानती, इसीलिए वो झूठ बोलती है आप सब पर एक आर्टिकल लिखने आई हूँ और अपना नाम एंजेला बताती है। लेकिन ग्रुप की बाकी औरतें भी खुद को मोटा मानने को तैयार नहीं थी। सभी इस बात पर बहस करने लगती है कि ग्रुप का नाम क्या रखा जाए। तभी कोल्या गुस्से में उठकर कहता है नाम रखने से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर मैं खुद को एक फेरी कहूँ तो इससे मेरा वजन कम नहीं होगा। हमें अपने हालात को मानना होगा, हम सभी मोटे हैं। वो सबकी तरफ इशारा करके सभी को मोटा कह देता है और फिर आन्या से कहता है तुम भी झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम मानना ही नहीं चाहती कि तुम मोटी हो। आन्या नाटक करती है कि उसे फोन आया है और वहाँ से निकल जाती है, लेकिन कोल्या उसका पीछा करता है। वो कहता है मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, बस मैं झूठ के साथ दोस्ती नहीं कर सकता। दोस्ती हमेशा सच्चाई से बनती है। मुझे बस एक साथी की जरूरत है जिसके साथ मैं एक्सरसाइज कर सकूं। वो उसे ब्रेकफास्ट पर चलने के लिए इनवाइट करता है। आन्या अगले दिन चलने के लिए मान जाती है क्योंकि वो खाने से मना नहीं कर सकती थी। अगले दिन रेस्टोरेंट में कोल्या उसे एक अजीब लेकिन प्यारा आइडिया देता है, क्यों ना हम एक दूसरे के फिटनेस स्पॉन्सर बन जाएं। हर रोज साथ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ भी खाने से पहले एक दूसरे से पूछेंगे और एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट करेंगे। आन्या को उसकी नियत पर थोड़ा शक हो जाता है, लेकिन उसे लगता है कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। अगले दिन से आन्या और कोल्या हर सुबह पार्क में दौड़ने लगते हैं। शुरुआत में आन्या झिझकती है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि कोल्या वाकई अच्छा इंसान है। उसे अपने शरीर से कोई शर्म नहीं, और यही चीज आन्या के लिए नहीं थी। कोल्या के साथ समय बिताते बिताते आन्या का आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे को हर खाने से पहले रोकते हैं, समझाते हैं, और इसी सफर में आन्या का वजन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन जब डिमास और नेटली की पूरी पार्टी में वो दुबली पतली लड़कियों को देखती है उसका आत्मविश्वास फिर से डगमगा जाता है। पर जब भी वो टूटती है कोल्या उसका सहारा बनता है। दोनों जोर जोर से चिल्लाकर अपना स्ट्रेस निकालते हैं, मगर आन्या के दिल में अब भी जेनिया के लिए जगह थी। वो उसी के पास वापस जाना चाहती थी और ये बात कोल्या को जलाने लगी थी। 1.5 महीने में आन्या 10 किलो वजन कम कर लेती है। आखिरकार वो उस शख्स से दोबारा मिलने
मिलने के लिए तैयार होती है। जेनिया से वो नया स्विमिंग सूट खरीदती है और स्विमिंग पूल में ऐसे बर्ताव करती है जैसे वो उसे पहचानती ही न हो। जेनिया उसे देखकर दंग रह जाता है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, फिर हंसते हुए पानी में खेलने लगते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ क्रिस्टीना आ जाती है जो अब जेनिया की नई गर्लफ्रेंड बन चुकी होती है। आन्या का चेहरा उतर जाता है। उसे एहसास होता है कि जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की वही उसे धोखा दे चुका है। उस रात आन्या टूट चुकी थी। वो पार्टी में जाती है, शराब पीती है जैसे वो खुद से अपनी यादों से भागना चाहती हो। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है वो कोल्या के बिस्तर पर होती है। कोल्या उसे यकीन दिलाता है, मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं, तुम सुरक्षित हो। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है पिछली रात आन्या एक अजनबी के साथ जाने वाली थी, लेकिन कोल्या ने वक्त पर पहुंचकर उसे रोका और घर ले आया था। कोल्या उसे समझाता है, तुम्हारी जिंदगी इस पुलाव की तरह है, न माँ से जुड़ाव है न पिता से। तुम्हारे अंदर जो खालीपन है वो तुम्हारे पापा से बात न कर पाने का है। तुम्हें एक बार उनसे जरूर मिलना चाहिए, तभी पता चलेगा वो तुमसे मोहब्बत करते हैं या नहीं। शायद तभी वो खालीपन भर जाए। अगले दिन आन्या अपनी माँ के घर जाती है। वो सब कुछ साफ साफ बता देती है और कहती है, मुझे डैड से बात करनी है। उसकी माँ ओल्गा कहती है, उस आदमी ने मुझे दर्द दिया और वो तुम्हें भी देगा, लेकिन आन्या उनकी बात नहीं मानती। वो सरगे का नंबर मांगती है और अगले ही दिन कोल्या के साथ काजान के लिए निकल पड़ती है। लंबा सफर था, इसीलिए वो मजाक में कोल्या को अपना बॉडीगार्ड बना लेती है। रास्ते में कोल्या कई बार आन्या के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी भावनाओं को समझ ही नहीं पाती। आखिरकार वो अपने पिता सरगे के लकड़ी के बने घर पहुंचती है, जहां वो अपनी पार्टनर के साथ रहते थे। आन्या और कोल्या उनके साथ डिनर करते हैं। आन्या अकेले में सरगे से पूछती है, आपने मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना कभी चाहा ही क्यों नहीं, मुझे छोड़ क्यों दिया। सरगे उसे पुरानी बात याद दिलाते हैं, मैं एक बार तुम्हारे जन्मदिन पर तोहफा लेकर आया था, लेकिन तुम मुझसे मिलने बाहर ही नहीं आई। आन्या को भी वो बात याद आ जाती है और वो हंस पड़ती है, डैड उस वक्त मैं बच्ची थी, आज भी आपका जैकेट मेरे पास है, आप इसे पहनकर डांस करते थे। मैं चाहती हूँ हम वो डांस दोबारा करें और मैं उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लूं। लेकिन सरगे सख्ती से कहते हैं, अब मैं सिर्फ शिकार करता हूँ और उस गाने पर डांस करके खुद को जोकर नहीं बनाऊंगा। और वो खाना छोड़कर उड़ जाते हैं। सरगे की पार्टनर आन्याओ कहती है, बात हाउस में जाकर ना लो, अच्छा महसूस करोगी। लेकिन रात का सन्नाटा कुछ और ही कहानी कहता है। पूरा घर आग की लपटों में घिर चुका था। कोल्या पानी डालकर आन्या पर लगी आग बुझाता है। सरगे उस पर चिल्लाता है, तूने मेरा घर जला दिया। उसे आन्या की सुरक्षा से ज्यादा अपने घर की चिंता होती है। कोल्या गुस्से में कहता है, तुम अपनी बेटी पर ऐसे कैसे चिल्ला सकते हो, वो भी इस आग में जल सकती थी। सरगे ठंडे लहजे में जवाब देता है, ये जली नहीं, बिल्कुल सेफ है, मेरा घर गया है, तुम दोनों यहाँ आई क्यों। कोल्या कहता है, क्योंकि वो अपने अंदर का खालीपन मिटाना चाहती थी। आन्या और कोल्या तुरंत घर लौट आते हैं। अलग होने से पहले आन्या उसके पास झुककर उसकी नाक पर एक हल्की सी किस करती है। कोल्या खुशी से झूम उठता है। वापसी में वो अपनी घड़ी बेचकर उसके लिए फूल खरीदता है, लेकिन उसी वक्त जेनिया आन्या से मिलने आता है। वो माफी मांगता है, कुछ बातें होती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब कोल्या फूल लेकर लौटता है तो सामने का नजारा देखकर उसका चेहरा उतर जाता है, दिल चुपचाप टूट जाता है। अगली सुबह आन्या की नींद जेनिया के साथ खुलती है। जेनिया मुस्कुराते हुए कहता है, तुम अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। लेकिन इन अल्फाजों में आन्या को भी भरोसा नहीं होता जिसकी उसे तलाश थी। उसे एहसास होता है उसे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जहाँ हर दिन ये डर हो कि उसका पार्टनर उसे छोड़ देगा। थोड़ी देर में दोनों के बीच फिर से झगड़ा होता है और जेनिया गुस्से में उसे छोड़ जाता है। आन्या एक बार फिर अकेली रह जाती है। उस शाम आन्या कोल्या से मिलने के लिए उसी तालाब के पास पहुंचती है जहां वो अक्सर नहाया करता था। उसे एक दोस्त की जरूरत थी, लेकिन कोल्या का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वो एक सेब उठाता है और दोनों तरफ दिखाते हुए कहता है, तुम हमेशा खुद को इस सेब की तरह परफेक्ट दिखाना चाहती हो, लेकिन जब इसे पलटा जाता है तो सच्चाई कुछ और होती है। अगर तुम खुद से मोहब्बत ही नहीं करोगी तो कोई और तुमसे प्यार कैसे करेगा। और हाँ, अब हमारा स्पॉन्सर रिलेशनशिप खत्म हो गया है क्योंकि तुम अपना वजन कम कर चुकी हो। ये कहकर कोल्या वहाँ से चला जाता है। आन्या को काफी बुरा लगता है और उस सेब को फेंक देती है और रोते हुए घर लौट रही थी। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो उसे छेड़ने लगते हैं। आन्या उनसे बचकर भागने लगती है और एक खेत में जाकर गिर जाती है। वो अंदर ही अंदर से इतनी बुरी तरह से टूट चुकी थी कि वही उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह हम 3 हार्वेस्टर को देखते हैं जो उस फसल को काटने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उनमें से एक हार्वेस्टर शिमोन का भी होता है। उसकी नजर आन्या पर पड़ती है जो अभी भी सो रही थी और एक हार्वेस्टर तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था और ड्राइवर का ध्यान सामने नहीं था। वो आवाज लगाता है पर ड्राइवर नहीं सुनता।
इसीलिए वो जल्दी से भागकर आन्या को हटाने लगता है। आन्या की भी आंख खुल जाती है और भागकर बच जाते हैं। आन्या को एहसास हो जाता है कि शिमोन एक अच्छा इंसान है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम वाकई मेरी माँ से प्यार करते हो। वो हाँ में जवाब देता है। अब वो शिमोन के साथ घर लौटती है। वो दोनों अब अच्छे दोस्त की तरह बात कर रहे थे। ये देखकर ओल्गा खुश होती है। अगली सुबह आन्या नेटली के घर जाती है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। वो पाइपलाइन का सहारा लेकर अंदर जाती है। वहाँ उसे पता चलता है नेटली और उसके पति में बड़ा झगड़ा हुआ है। वो घर छोड़कर चला गया है। दोनों सहेलियां साथ वक्त बिताती है, बातें करती है और दोनों को अच्छा महसूस होता है। अगले दिन सरगे आन्या से मिलने आता है। वो वही बचपन वाली जैकेट पहनता है। वो माफी मांगता है और फिर वही पुराना फ्री स्टाइल डांस करता है जिसकी ख्वाहिश आन्या ने की थी। आन्या खिलखिलाकर हंस पड़ती है जैसे कोई पुराना घाव बढ़ने लगा हो। सरगे जाते जाते कहता है तुम कभी भी अपने बॉडीगार्ड के साथ मुझसे मिलने आ सकती हो। वो वाकई तुम्हारी बहुत परवाह करता है। पर आन्या कहती है कि मैंने सब बिगाड़ दिया। वो अब मुझसे बात नहीं करता। सरगे उसे समझाता है तुम्हें कोल्या से एक बार जरूर बात करनी चाहिए और उसे फिटनेस मैराथन ग्राउंड पर छोड़ देता है। आन्या वहाँ कोल्या को ढूंढने लगती है। वो पार्किंग में बैठा कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। आन्या उसका कोल्ड ड्रिंक फेंक देती है और कहती है अभी भी मैं ही तुम्हारी फिटनेस स्पॉन्सर हूँ क्योंकि तुम्हारा वजन तो अभी तक कम नहीं हुआ। कोल्या थोड़ा हैरान होता है और पूछता है आखिर तुम यहाँ आई क्यों हो। आन्या गहरी सांस लेकर कहती है क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने ही खुद से प्यार करना सीखा है। तुम असलियत में एक कमाल के इंसान हो और काफी हैंडसम भी, इसीलिए हमें ये दौड़ साथ में पूरी करनी है। मैराथन शुरू होती है। दोनों एक साथ दौड़ते हैं और आखिरकार वो फिनिश लाइन पार कर लेते हैं। इस बार आन्या सिर्फ एक पतली लड़की नहीं एक मजबूत इंसान बन चुकी थी। फिनिश लाइन पर कोल्या हिम्मत जुटाकर आन्या को किस कर देता है और पहली बार आन्या को एहसास होता है जिंदगी सिर्फ बाहरी शरीर के लिए नहीं जानी जाती बल्कि उस प्यार के लिए जो खुद से और अपने लोगों से हो। अब आन्या अपनी पूरी फैमिली के साथ खुश थी। उसने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि दूसरों की भी और कोल्या के साथ उसका रिश्ता अब सच्ची मोहब्बत में बदल चुका था। वहीं नेटली भी मॉस्को चली जाती है अपनी सिस्टर के रेस्टोरेंट में काम शुरू करने। सबकी जिंदगी अपनी राह पकड़ चुकी थी। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।